हाँ, ये वीडियो कनेक्शन कुछ बार बार जा रहा है, तो मैं आज की बात यहीं समाप्त करूँगा, बिकॉज देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द वीडियो, कई बार ये डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। तो आज की बात थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी आपको हमें विचार देना था, इंट्रोडक्टरी आपको इसके विषय इंट्रोडक्शन के बारे में बताना था। तो इसलिए जब हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा विचार जाना चाहिए कि प्राचीन व्यवस्था में कैसा, प्राचीन समय में कैसी राजनीतिक चिंतन हुआ करता था, ग्रीक टाइम्स में कैसा होता था, एथेंस पीरियड में कैसा होता था, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा सा हमने इसको और स्पष्ट कर दिया है। फिर हम आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो आधुनिक काल की प्रमुख विचार चिंतन की शैलियाँ क्या हैं, उदारवाद और आदर्शवाद, और उसके बीच का एक मध्यम मार्ग है, ये दूसरा एक वो था। और तीसरा जो इसमें अब जो तीसरा जो डेवलपमेंट जो हुआ इसमें आधुनिक काल में, वो था थॉमस हिल ग्रीन का जो विचारधारा थी। जब हम समकालीन चिंतन के बारे में बात करते हैं तो समकालीन चिंतन के बारे में जैसे हमने बताया स्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। यह स्थिति इस प्रकार से बदलती है क्योंकि 20वीं शताब्दी में आकर परिवेश बहुत बदल जाता है, राजनीतिक परिवेश बदल जाता है, वैश्विक परिवेश बदल जाता है। देयर इज अ ग्रेट चेंज इन द ग्लोबल सिनारियो। So much occurred during the 20th century that forced the thinkers or the political thinkers or the critics of the 20th century to give a fresh look to the dominant issues in political ideology or in political realms। 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और प्रमुख घटनाओं में जैसे आप सभी जानते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दो बड़े महायुद्ध हुए या विश्व युद्ध थे। 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध और 1939 से 1944 तक ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इन दोनों विश्व युद्धों ने राजनीतिक शास्त्रियों के विचारधारा को, उनके दृष्टिकोणों को बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। Both these world wars greatly impacted the thinking or the attitude towards the issues of political theory or towards the issues of we can say of international events। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था या राजनीतिक जो मुद्दे थे, विषय थे, उनको बहुत अधिक इन दोनों महायुद्धों ने प्रभावित किया। साथ ही साथ यू नो इट वेरी वेल दैट द ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड इन द ईयर 1930। 1930 में वैश्विक महामंदी आई और उस वैश्विक महामंदी के कारण उदारवाद को एक बहुत बड़ा एक आपके लिए सदमा पहुंचा। देयर वॉज अ बिग शॉक दैट that inflicted the liberal theory, that struck the liberal theory in fact। क्योंकि जो लिबरलिज्म जो चल रहा था या जो 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार से उसकी विचारधारा आगे बढ़ रही थी, 1930 में आकर ऐसा लगा संभवतः ये जो वैश्विक महामंदी है उसने उदारवाद पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देयर वॉज अ ग्रेट फॉल ऑफ लिबरलिज्म, यानी इन द सेंस कि जो कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, जो पूंजीवादी विचारधारा जो चल रही थी पाश्चात्य देशों के द्वारा, विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा, डेमोक्रेसी को लेकर, कैपिटलिज्म को लेकर, इन दो मूल विषयों को लेकर इस महामंदी ने, वैश्विक महामंदी ने बड़ा प्रभावित किया। इसलिए देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैपिटलिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, particularly America, it started thinking of some kind of socialism should be adopted। किसी प्रकार का समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाना चाहिए, यानी नॉट अडॉप्टिंग लिटरली सोशलिज्म, बट क्या था, उसको पूंजीवाद को जीवित रखने के लिए स्टेट लेड कैपिटलिज्म अर्थात राज्य द्वारा निर्देशित पूंजीवाद, ये एक नया एक कंसेप्ट आया जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने प्रतिपादित किया। जॉन मेनार्ड कीन्स, ही वॉज द इकोनॉमिक एडवाइजर टू द देन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जिसको हम FD रूजवेल्ट कहते हैं, उनके ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे। एंड ही सजेस्टेड President Roosevelt to bring about some kind of change in the
इन द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ अमेरिका। और उन्होंने कहा कि अब सरकार को पूंजीवाद चलाना चाहिए, सरकार को पूंजीवाद को समर्थन देना चाहिए, तभी हम समाजवाद से लड़ सकते हैं। तो इसलिए द ग्रेट डिप्रेशन वॉज देयर इन द 20th सेंचुरी। उसके बाद आप जानते हैं अगेन देयर वॉज विद इन द सेम द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का जो प्रथम हम कह लें जो पूर्वार्ध था, द फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ नियो मार्क्सिज्म। यानी मार्क्सवाद जो समाप्त नहीं हुआ था, मार्क्स की मृत्यु या एंजल्स की मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज होने लगा। सो नियो मार्क्सिज्म became a new trend, it became a new philosophy in the world of Marxism, जो 20वीं शताब्दी में इसका नया स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम आता है ड्यूरिंग द 1930s, फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम आता है, क्रिटिकल थ्योरी आती है। देयर वॉज अ काइंड ऑफ डिसइल्यूशनमेंट अमंग द मार्क्सिस्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। इसीलिए दो नॉमेनक्लेचर आते हैं, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, परंपरावादी मार्क्सवाद और आधुनिक मार्क्सवाद। ये दोनों इसे हम कहते हैं या नव मार्क्सवाद, या जिसको नया नाम दिया गया द न्यू लेफ्ट, नव वामपंथ। या अलग अलग उसके हम ऑफशूट्स कह ले सकते हैं, ये वेरिएंट्स हो सकता है जो मार्क्सवादी चिंतन में में ही आया है। उसमें एक नए उसके ऑफशूट्स आए हैं, शाखाएं जो समय में डेवलप, अलग अलग समय पर डेवलप हुई हैं पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। इसलिए मार्क्सिज्म ऑल्सो स्टार्टेड पोजिंग अ बिग चैलेंज टू लिबरलिज्म। दो विश्व युद्ध हो चुके थे, आर्थिक महामंदी हो चुकी थी, मार्क्सवाद अपने पूरी जोर शोर से चल रहा था। और आप जानते हैं कि 1917 में द फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अकर्ड, जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, दैट ऑल्सो अकर्ड इन सोवियत यूनियन अंडर लेनिन की लीडरशिप में द फर्स्ट कम्युनिस्ट रिजीम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सोवियत यूनियन, इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन 1917 में। और उस जो रूसी क्रांति हुई थी, इस क्रांति ने उदारवादी जगत को यानी लिबरल वर्ल्ड को बहुत बड़ा शॉक दिया, बहुत बड़ा फियर भी दिया। देयर वाज अ ग्रेट शॉक एंड फियर फॉर द लिबरल वर्ल्ड with the successful establishment of a communist regime in the erstwhile Soviet Union। इसलिए सोवियत यूनियन में लेनिन ने बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने स्थापित किया, क्रांति लाए अपने नेतृत्व के द्वारा। साथ ही साथ लेनिन वॉज फॉलोड बाय स्टालिन। आप जानते हैं जोसेफ स्टालिन सक्सीडेड लेनिन, और उसने भी बहुत व्यापक परिवर्तन किए। उसने और निरंकुशवाद की स्थापना किया, साम्यवाद में ही निरंकुशवादिता को बढ़ा दिया। जनता तो गायब हो गई, श्रमिक गायब हो गए, मजदूर गायब हो गए साम्यवादी विचारधारा से, जो कभी मार्क्स ने कहा था। इन सब से मजदूर और श्रमिक बहुत दूर चले गए। केवल और केवल तानाशाह रह गया इन द फॉर्म ऑफ जोसेफ स्टालिन। उसकी हुकूमत रह गई, उसकी तानाशाही रह गई, उसकी ब्यूरोक्रेसी रह गई। दैट ब्यूरोक्रेसी that became you can say very absolute, very brute. It committed genocide amounting to lakhs of people being killed in the Soviet Union under his regime. So that also, explained the changing scenario during the first half of the 20th century। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो वैश्विक स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा था, उसका एक कारक लेनिन और स्टालिन के भी है। और साथ साथ एक कारक और भी था, द चाइनीज रिवोल्यूशन अंडर माओ इन द ईयर 1949। चीनी क्रांति जो हुई थी, जिसे हम कहते हैं कि जो माओ के द्वारा 1949 में चाइनीज़ रिवोल्यूशन जो किया गया था। चाइनीज़ रिवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। अमेरिका द्वारा समर्थित चियांग काई शेक की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, अपदस्थ कर दिया माओ ने, और उसको वहाँ से निकाल दिया, जिसको आज हम कहते हैं ताइवान। तो ताइवान में चियांग काई शेक की सरकार वहाँ पर जाकर उसने अपना शरण लिया। और आज भी आप जानते हैं ताइवान और चीन के बीच बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, और दोनों के बीच में बहुत युद्ध प्रकार की स्थिति बन गई है।
इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक कारण था जो चाइनीज़ रिवोल्यूशन हुआ 1949 में। तो जो रशियन रिवोल्यूशन था, रशियन डिक्टेटर्स थे, कम्युनिस्ट जो रिजीम था, साथ साथ जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट थी अंडर माओ, इट ऑल पोज ग्रेट थ्रेट टू द पॉलिटिकल थिंकिंग, टू द पॉलिटिकल फिलॉसफी, टू द एक्चुअल पॉलिटिकल गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। हर स्तर पर इन लोगों ने चुनौती दिया। ये जो कारक हमने बताए पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, और इन सब ने जहाँ पर यथार्थ के धरातल पर राजनीति को, वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया, वहीं पर साथ ही साथ इन्होंने, इन सारे घटनाक्रम ने राजनीतिक सिद्धांत को, राजनीतिक दर्शन को, पूरे राजनीतिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो जो परिवर्तन आता है, ये जो प्रभाव पड़ता है, केवल ऐसा नहीं कि वैश्विक राजनीति पर, यथार्थ की राजनीति पर ही प्रभाव पड़ा है, बल्कि पूरे, चाहे वो विचारधारा पर प्रभाव पड़े, चाहे राजनीतिक सिद्धांत पर, राजनीतिक चिंतन पे, राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव पड़े, सब पर यह प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए तभी हमने कहा कि जो समकालीन राजनीतिक जो चिंतन है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट है, हमें उसके बैकग्राउंड में जाना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड को समझे हुए हम राजनीतिक चिंतन की दिशा को और धारा को हम नहीं समझ सकते। उसकी चाल को, यानी उसकी जो डायनेमिज्म है पॉलिटिकल थॉट का जो बदल रहा है, उसको हम नहीं समझ सकते जब तक हम उसके बैकग्राउंड में बदलते हुए वैश्विक परिस्थितियों का हम आकलन नहीं करेंगे, उसको ठीक से समझेंगे नहीं, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हम राजनीतिक चिंतन किसी भी युग की बात रहे, चाहे प्राचीन समय में, चाहे मध्यकाल में, चाहे आधुनिक काल में, चाहे समकालीन समय में, हम उसको नहीं समझ सकते तब तक। तो इसलिए ये इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना होगा जब हम आधुनिक या समकालीन राजनीतिक चिंतन के बारे में हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप माई लेक्चर नाउ हियर एट दिस पॉइंट, and I hope that whatever I said, whatever I spoke today in this online lecture, in my video lecture, perhaps it would have given some kind of idea to you about the basic, the issues that are involved in the world of political thought. And I'm hopeful, I'm confident that you will be able to pick up the threads of contemporary political thought given this kind of background. जो 20वीं शताब्दी में हमने आपको बताया, ये इसके पृष्ठभूमि में था। अब इस पृष्ठभूमि में को आधार में रखते हुए perhaps it will be easier for you to understand what is contemporary political thought, how is it different from the modern political thought जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। Tomorrow I will be speaking with other issues regarding दिस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट, है ना, आधुनिक समय में, समकालीन समय में और राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे। और कल हम आपको, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में हम आपको बताएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय, थैंक्स।